क्लासिकल मैकेनिज्म कमाल है। आपको अगर एक सिस्टम की स्टेट पता है, जैसे कि पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी, तो आप एक इक्वेशन न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करके पता कर सकते हैं कि पार्टिकल फ्यूचर में क्या करेगा। ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पार्टिकल की क्वांटम स्टेट पता हो, यानी कि उसका वेव फंक्शन, तो आप श्रोडिंगर इक्वेशन से पता कर सकते हो कि पार्टिकल फ्यूचर में क्या करेगा। यूजुअली ये इक्वेशन के सोल्यूशन टाइम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इस एनिमेशन में है। सो हमने ये एनिमेशन बनाने के लिए खुद इक्वेशन सॉल्व की थी। तो यहाँ एक खूबसूरत समानता है। अगर आपको इनिशियल स्टेट पता है तो आप आराम से पता कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट फ्यूचर में क्या करेगा। पर दिक्कत यह है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम वेव फंक्शन को कभी ऐसे ऑब्जर्व नहीं करते, और जब भी हम उसे मेजर करते हैं तो वो हमें एक सिंगल पॉइंट पर मिलता है। तो कैसे ये श्रोडिंगर इक्वेशन से बना वेव फंक्शन ऑब्जर्व करने पर एक पॉइंट पार्टिकल बन जाता है? क्या रिलेशन है इनके बीच में? ये काफी अंडरस्टैंडेबल है कि क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडर के सामने जब ये प्रॉब्लम आई होगी तो उन्होंने वेव फंक्शन से ज्यादा मेजरमेंट को सही माना। आफ्टर ऑल, मेजरमेंट एक ऐसी चीज है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हमारे पार्टिकल वाले रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से मैच करती है। वेव फंक्शन को समझना मुश्किल था कि वो क्या है। श्रोडिंगर अपनी वेव इक्वेशन बनाते हैं क्योंकि साइंटिस्ट डीई ब्रॉली का मानना था कि मैटर में भी वेव जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। पर तीसरे साइंटिस्ट नील बोर आकर समझाते हैं कि हमें वेव फंक्शन को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। स्पेस के हर पॉइंट पर वेव फंक्शन से एक कॉम्प्लेक्स सा एम्पलीट्यूड बना होता है जो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से बनता है। बॉर्न का कहना था कि अगर आप एम्पलीट्यूड को स्क्वायर कर दो तो उससे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। आपको एम्पलीट्यूड स्क्वायर करना है, ये बॉर्न ने लास्ट मिनट में अपने पेपर के फुटनोट पर लिखा था। और इसी तरह से ये प्रोबेबिलिटी हमारी दुनिया को समझने की कोशिश में एक कोर प्रिंसिपल बन गई। ये विचारधारा में काफी बड़ा बदलाव था। इसका मतलब था यूनिवर्स डिटरमिनिस्टिक नहीं है। कई साइंटिस्ट को इस प्रिंसिपल ने नाखुश कर दिया, जैसे आइंस्टीन। पर फिर भी एक बात तो सच है कि बोर का प्रिंसिपल आज तक क्वांटम मैकेनिक्स का हार्ट है, क्योंकि ये प्रिंसिपल सभी एक्सपेरिमेंट्स में अच्छे रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करता है। तो जिस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स को समझा जाता है, जिस तरह से मैंने उसे समझा, वो ये है कि यहाँ दो सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं। जब आप वेव फंक्शन को नहीं देख रहे होते हैं तो वो श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो करती है, और जब देख रहे होते हो, मतलब मेजर करते हो, तो वेव फंक्शन अचानक कोलैप्स कर जाता है, जो इरिवर्सिबल होता है। तो किसी भी आउटकम को प्रेडिक्ट करने की प्रोबेबिलिटी उसके वेव फंक्शन के एम्पलीट्यूड स्क्वायर्ड से मिलती है। एंड श्रोडिंगर को खुद ये फॉर्मुलेशन बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। यही वजह थी कि उन्होंने फेमस कैट थॉट एक्सपेरिमेंट बनाया। एक बॉक्स में एक कैट को रखिए एक रेडियो एक्टिव एटम के साथ ही रेडिएशन डिटेक्टर रखिए जो रेडिएशन डिटेक्ट होने पर जानलेवा साइनाइड रिलीज कर दे। तो भले ही ये कहने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, पर श्रोडिंगर ने खास ध्यान रखा था कि कैट उस सिस्टम से डायरेक्ट इंटरैक्ट ना करे। खैर, पूरे एक्सपेरिमेंट का पॉइंट बस ये था कि एटम के स्टेट को मैक्रोस्कोपिक लेवल तक मैग्नीफाई कर दिया जाए। इसके लिए वो कुछ भी यूज कर सकते थे, उसका जिंदा होना जरूरी नहीं था। पर श्रोडिंगर ने कैट यूज किया। जैसे ही एटम डिके होता है, डिटेक्टर रेडिएशन डिटेक्ट करता है और पॉइजन रिलीज कर देता है और कैट मर जाती है। अगर एटम डिके नहीं होता तो रेडिएशन डिटेक्ट नहीं होता, पॉइजन नहीं निकलता और कैट नहीं मरती, क्योंकि कैट और डिटेक्टर एपरेटस डायरेक्टली एटम की स्टेट से कनेक्टेड है। इसीलिए हम कहते हैं ये सब एंटैंगल्ड है। जहां से चीजें वियर्ड होने लगती हैं वो ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स का कहना होता है कि एटम को डिके या ना डिके होने की जरूरत ही नहीं है। जनरली वो सुपर पोजिशन स्टेट में होता है, वो एक ही समय पर डिके भी हो गया होगा और नहीं भी हुआ होगा। जब तक मेजरमेंट नहीं हुई, एटम की ये सुपर पोजिशन स्टेट डिटेक्टर से एंटैंगल्ड हो जाती है और फिर कैट से। कुछ समय बाद पूरे बॉक्स की हर एक चीज वेव फंक्शन के एक सुपर पोजिशन स्टेट में चली जाती है कि एटम डिके हुआ, रेडिएशन डिटेक्ट हुआ, कैट मर गई, और एटम डिके नहीं हुआ, रेडिएशन डिटेक्ट नहीं हुआ और कैट जिंदा है। सो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब तक बॉक्स बंद है तब तक कैट एक ही टाइम पर जिंदा भी है और एक ही टाइम पर मर भी चुकी है। जब हम बॉक्स ओपन करेंगे तो वेव फंक्शन कोलैप्स होगा और कैट हमें जिंदा या मरी हुई मिलेगी। आजकल श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट का यूज करते हुए बताया जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स कितनी वियर्ड है, पर श्रोडिंगर का पॉइंट ये था ही नहीं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट इसलिए बनाया था ताकि वो ये दिखा सके कि हम क्वांटम मैकेनिक्स को गलत समझ रहे हैं।
आज इस वीडियो में हम श्रोडिंगर के नजरिए से इस कैट एक्सपेरिमेंट को एक बेहतर तरीके से समझेंगे या हम कह सकते हैं कि हम पूरी क्वांटम मैकेनिक्स को समझने का एक सही और बेटर तरीका जानेंगे आज, जो ज्यादा लॉजिकल और कंसिस्टेंट होगा। तो हमें शुरुआत करनी होगी कैट एक्सपेरिमेंट के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट और मेजरमेंट को सही से समझने से। सुपरपोजिशन एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि क्वांटम पार्टिकल्स एक ही समय पर 2 स्टेट्स में रह सकते हैं। ये काफी क्रेजी चीज लगती है जो हमें कभी अपनी आंखों से ना दिखे, पर इनडायरेक्टली डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने इसे ऑब्जर्व किया है, जहां 2 स्लिट से इलेक्ट्रॉन्स को पास कराया जाता है, पर स्क्रीन पे सिर्फ 2 जगह ही लाइंस नहीं बनती, बल्कि कई जगह कई सारी लाइंस बन जाती हैं। एक इंटरफ्रेंस पैटर्न बनता है। हमें ये मानना ही पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके दोनों स्लिट से एक साथ पास कर रहा है। यही सुपरपोजिशन है। ऑफ कोर्स इसे वेव से समझना आसान है। वेव्स पूरे स्पेस में स्प्रेड होती हैं और एक स्प्लिट से आने वाली वेव्स के पीक्स दूसरी स्लिट से आने वाली वेव्स के ट्रॉफ्स को कैंसिल कर देते हैं और स्क्रीन पर ये इंटरफ्रेंस पैटर्न बन जाता है। और लकीली हम जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देख रहा होता है तो वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक ठोस सबूत है कि वेव की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स 2 स्लिट से एक ही साथ पास कर जाते हैं एक ही समय पर। तो सुपरपोजिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट है एंटेंगलमेंट। मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे की तरफ फायर किया जाता है इक्वल और अपोजिट वेलोसिटी के साथ। हम जानते हैं वो दोनों एक दूसरे को स्कैटर कर देंगे, पर हमें नहीं पता एग्जैक्टली कैसे। उनकी ट्रैजेक्टरीज स्प्रेड आउट वेव फंक्शन से मिलती है जो बस एक प्रोबेबिलिटी बताता है। पर जैसे ही हम एक का मोमेंटम मेजर करते हैं तो हमें अपने आप दूसरे का मोमेंटम भी मिल जाता है जो उसके इक्वल एंड अपोजिट होता है, वरना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। ये ऑब्वियस लग सकता है, पर जरा ये सोचिए कि मेजर करने से पहले हर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम सुपरपोजिशन स्टेट में था। मेजर करने से दूसरे का वेव फंक्शन भी तुरंत कोलैप्स कर गया। ये तब भी सच होता अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से लाइट ईयर्स दूर होते। ये इलेक्ट्रॉन्स एंटेंगल्ड हैं। यहां हो ये रहा है कि इंटरैक्ट करने के बाद भी इनके 2 वेव फंक्शन नहीं बन रहे। ये दोनों एक ही वेव से डिस्क्राइब किए जाते हैं और इसी का मतलब होता है एंटेंगल्ड होना। इससे पता चलता है कि एक को मेजर करने से दूसरे पर तुरंत इंपैक्ट क्यों पड़ता है, क्योंकि एक ही वेव्स कोलैप्स हुई है। और अगर हम और डिटेल्स में जाएं तो यहां एक ही वेव फंक्शन है। पूरे यूनिवर्स में एक ही वेव फंक्शन है जिसमें लिटरली सब कुछ समाया हुआ है। लेकिन आइसोलेटेड अनटैंगल्ड क्वांटम पार्टिकल्स के केस में हम इनके इंडिविजुअल वेव फंक्शंस को ले सकते हैं और जब वो किसी से इंटरैक्ट करते हैं तब एंटेंगलमेंट होता है। अभी तक हमने देखा कि सुपरपोजिशन सेम चीज है जैसे हम वेव की मदद से सिस्टम डिफाइन करते हैं, और एंटेंगलमेंट का मतलब होता है जब पार्टिकल इंटरैक्ट करते हैं तो वो एक वेव से डिफाइन किए जाते हैं। ये क्वांटम थियरी के फंडामेंटल्स पार्ट हैं जो श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो करने वाले सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। तो अब बचता है सिर्फ मेजरमेंट। याद रखिए, मेजरमेंट को सेकंड सेट रूल्स की तरह लाया गया था क्वांटम मैकेनिक्स की मैथ्स को हर रियल ऑब्जर्वेशंस के साथ कनेक्ट करने के लिए। पर क्या ये अजीब नहीं लगता कि यहां 2 सेट ऑफ रूल्स हैं? एक अप्लाई होता है जब हम ऑब्जर्व नहीं करते और दूसरा जब हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप थोड़े ध्यान से सोचें तो मेजरमेंट बस एक क्वांटम सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स का दूसरे क्वांटम सिस्टम से इंटरैक्शन है जिसे हमें सुलझाना बहुत अच्छे से आता है। हम बस श्रोडिंगर इक्वेशन की मदद से उन्हें सॉल्व कर देते हैं। तो क्या होगा अगर हम मेजरमेंट से रिलेटेड सारे रूल्स को फेंक दें? देन श्रोडिंगर के कैट वाले थॉट एक्सपेरिमेंट में सुपरपोजिशन स्टेट में मौजूद एटम, डिटेक्टर और फिर कैट से दोनों से तो एंटेंगल्ड होगा ही। पर यह भी याद रखिए कि हम भी उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स और एटम से ही बने हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स फॉलो करते हैं, और हम भी क्वांटम मैकेनिकल हैं। इसीलिए जब हम बॉक्स ओपन करते हैं तो कोई मेजरमेंट नहीं होता, कोई वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं होता। हम बस उस बॉक्स के अंदर मौजूद वेव फंक्शन से इंटैंगल हो जाते हैं। हम उस कैट को जिंदा भी देखते हैं और मरा भी। अब ये कैसे पॉसिबल है? मैं श्योर हूं कि आपने एक ही कैट को मरी और जिंदा एक साथ तो नहीं देखा होगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपने जिस कैट को जिंदा देखा और जिसे आपने मरा हुआ देखा, वो दोनों अलग अलग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मेरा मतलब है कि वो अपनी अपनी रियलिटी में रहते हैं। वो रियलिटीज कभी एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगे। पर ये अलग अलग रियलिटीज आई कहां हैं? मैंने अभी तक आपको एक इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई कि इस एनवायरनमेंट के सारे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, फोटॉन्स जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते,
पर जब वही क्वांटम पार्टिकल्स एनवायरनमेंट से एंटैंगल होते हैं तो कहा जाता है उनमें एनवायरमेंटल डीकोहेरेंस होता है, जिससे यूनिवर्स की वेव फंक्शन में ब्रांच बन जाती है। बेसिकली यूनिवर्स की लगभग 2 एक जैसी कॉपीज बन जाती हैं। सो श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली में ये होता है। रेडियो एक्टिव पार्टिकल 100% नॉन डिके वाली स्टेट से डिके और नॉन डिके वाली सुपरपोजिशन स्टेट में चला जाता है। डिटेक्टर एटम की इस सुपरपोजिशन स्टेट से एंटैंगल हो जाता है, पर डिटेक्टर को हर समय मॉलिक्यूल्स और फोटॉन्स भी हिट कर रहे, जो अलग हिट करेंगे अगर रेडिएशन रिलीज हुई है और अगर नहीं हुई है। तो लगभग तुरंत ही डिटेक्टर एनवायरनमेंट के साथ भी एंटैंगल हो जाता है, डीकोहेरेंस होता है और वेव फंक्शन की 2 ब्रांचेस बन जाती हैं। इस समय आपकी 2 कॉपीज बना दी जाती हैं। हर एक कॉपी पॉसिबल आउटकम में होती है। आपकी कॉपीज तब तक आपके जैसी हैं जब तक आपने बॉक्स ओपन नहीं किया। कैट जिंदा भी है और मरी भी है, जो आपको बॉक्स ओपन करके पता चलेगा। आप एक पॉसिबिलिटी ऑब्जर्व करेंगे, पर दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, बस वो आपके साथ नहीं है। मतलब दोनों कॉपीज बनी तो आपसे ही थी, पर अब वो आप नहीं है। अब वो दोनों कॉपीज एक दूसरे से अलग हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की इस इंटरप्रिटेशन को मैनी वर्ल्ड्स कहते हैं। ये ह्यू एडवर्ड द्वारा दी गई थी। अगर ये सच है तो वेव फंक्शन की ब्रांचिंग हर समय होती रहती है। ये इतनी ज्यादा होती है कि हर सेकंड में इन्फिनिट टाइम्स ब्रांचिंग होती है, जिससे हर सेकंड इन्फिनिट यूनिवर्स बनते हैं, एक दूसरे से बस थोड़े से अलग। विश्वास करना मुश्किल है, पर यह सब क्वांटम मैकेनिक्स के मैथ्स का ही हिस्सा है। मैनी वर्ल्ड थियरी मैथ को बस थोड़ा सीरियसली ले लेती है। मैनी वर्ल्ड्स वाली चीज को हटाना है तो हमें वेव फंक्शन कोलैप्स को मानना पड़ेगा। पर यकीन मानिए, मैनी वर्ल्ड थियरी में भी दुनिया सेम ही रहती है जैसी वो अब है। मतलब जैसे वेव फंक्शन कोलैप्स वाले में होगी। और मैनी वर्ल्ड वाले केस में चीजें काफी आसान हो जाती हैं। हमारे पास एक वेव फंक्शन होता है जो श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो करता है। शायद क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडर्स ने इसको उल्टा समझ लिया। वेव फंक्शन ही हमारी रियलिटी को पूरा रिप्रेजेंट करती है और मेजरमेंट वेव फंक्शन का कोलैप्स होना बस उसका एक छोटा सा पार्ट है। जब हम उससे इंटैंगल्ड हो जाते हैं, जब क्वांटम सिस्टम से इंटरैक्ट करते हैं, इससे यूनिवर्स भी डिटरमिनिस्टिक बन जाता है और हर इवेंट के होने के 100% चांसेस हैं। बस हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम विशाल मल्टीवर्स का बस छोटा सा हिस्सा अपने वर्ल्ड को देख पाते हैं। अब मैं जानता हूं कि आपके मन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर होंगे, शायद ऑब्जेक्शंस भी होंगे। इसलिए मैं आया हूं एक एक्सपर्ट के पास। मैं बढ़िया, आप? मैनी वर्ल्ड्स पर मैं वीडियो बनाने जा रहा था। मुझे लगा कि कहीं मैं उसे खराब ना कर दूं, इसीलिए मैं खुद कैलटेक प्रोफेसर सैन कारल के पास आया हूं, जिन्होंने मैनी वर्ल्ड्स बुक लिखी ये है। वाली जो बुक है ना, इसको गहराई से पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा आपके। चलिए, तो कुछ आम क्वेश्चंस जो कुछ YouTube आर्गुमेंट्स पे बात करते हैं, जो कुछ लोग पूछ सकते हैं, लाइक पहला है कि कितने वर्ल्ड्स हैं। तो सबसे पहली बात आती है एनर्जी की, कि एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है। तो इसके गणित में ये पूरी तरह से क्लियर है। इसके मैथ में वेव फंक्शन के अंदर एनर्जी सुपर डुपर 100% कंजर्व्ड है। पर यहां पर एक फर्क होता है पूरे वेव फंक्शन की एनर्जी में और ब्रांचेस की एनर्जी में। तो आपको पूरा यूनिवर्स जो है वो डिवाइड हो रहा है। इसकी जगह यह सोचना चाहिए कि यूनिवर्स का एक पार्ट डिवाइड हो रहा है, लाइक एक चीज 2 में स्लाइस की गई हो। ये वैसे पूरे सेम है, पर एक में स्पिन अप है और एक में है डाउन। पर ये दोनों मिलकर उस पुराने वाले सिस्टम से कम एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, उस क्वेश्चन पर आते हैं कि कितने यूनिवर्सेस हैं और कितनी तेजी से ब्रांचिंग हो रही है। अगर इसका सीधा जवाब दिया जाए तो हमें नहीं पता। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है कि हमें आइडिया नहीं है। कई बार हमारे पास नहीं होते और कई बार बहुत सारे होते हैं। यूनिवर्स में हर बार ब्रांचेस बनती है जब भी कोई क्वांटम सिस्टम एनवायरनमेंट से एंटेंगल होता है। तो आपके पास है आपकी बॉडी में एटॉमिक न्यूक्लियाई, जो कि रेडियो एक्टिव है। ये हर सेकंड में 5000 टाइम्स डिके होते हैं और हर सेकंड आपकी बॉडी में रेडियो एक्टिव डिके होता है। अब इसे ऐसे सोचिए कि यहाँ डिके होगा नहीं होगा, ये सुपरपोजिशन स्टेट है। जैसे ये डिके होता है, आसपास की चीजों से एंटेंगल होता है और यूनिवर्स के वेव फंक्शन में ब्रांचिंग होती है। ठीक है, इसीलिए ब्रांचिंग हर सेकंड में कई बार हो रही है, जस्ट बिकॉज आपकी बॉडी में रेडियो एक्टिव डिके होता है या नहीं। अब सवाल आता है कि क्या इसका रेट इनफाइनाइट है? तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ब्रांचेस इनफाइनाइट है या फिर उस पर कोई लिमिट है।
अभी के लिए तो जहां ब्रांचिंग हो सकती है वहां होती है, और शायद ये इनफाइनाइट ही हो, बस हम ये नहीं कह सकते क्योंकि जिन चीजों पर ये डिपेंड है अभी हमें उसकी जानकारी है ही नहीं, जैसे क्वांटम ग्रेविटी, कॉस्मोलॉजी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। मतलब काफी बड़ा नंबर है पर पता नहीं है कि कितना बड़ा है। अच्छा, उस मिसकंसेप्शन के बारे में बताइए कि मैनी वर्ल्ड्स का मतलब है कि जो पॉसिबल है वो सब कुछ होता है। हाँ, वो सच नहीं है। मैनी वर्ल्ड्स का मतलब है वेव फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो करती है, और श्रोडिंगर इक्वेशन कहती है कि कई पॉसिबल चीजें हो सकती है पर सारी चीजें नहीं। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन कभी एक प्रोटॉन में चेंज नहीं होगा, इसे कंजर्वेशन ऑफ मास वॉयलेट होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वॉयलेट होगा, और कई चीजें, ये वो चीजें हैं जिन्हें श्रोडिंगर इक्वेशन जीरो प्रोबेबिलिटी देती है। आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, उसका क्या? हाँ, वो हो सकता है। एक ऐसा वर्ल्ड होगा जहां आप प्रेसिडेंट होंगे? ये क्लियर है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में प्रेसिडेंट हो सकता हूँ, पर अगर सही से बोला जाए तो वो मेरा एक वर्जन होगा, राइट? मतलब और जैसे ही ब्रांचिंग होगी हम दोनों एक नहीं रहेंगे। मतलब आपके दो वर्जन होंगे जिसमें से एक हाँ, प्रेसिडेंट ये सही है। होगा। ये लो एम्पलीट्यूड वर्ल्ड है और इसके बहुत कम चांसेस है कि मैं कहीं प्रेसिडेंट हूँ, पर हाँ, हो सकता है। आई थिंक यही पॉइंट है कि जहां से चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती हैं। अब ये सब कोपेनहेगन से भी ज्यादा रिडिकुलस लग रहा है। हाँ। क्योंकि कोपेनहेगन कहते हैं कि बस यही एक दुनिया है, ये वाला जिसे आप देख रहे हो। बिल्कुल सही। देखिए, 2 मिनट के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को भूल जाइए। इमेजिन कीजिए वही पुराना स्टार्स, गैलेक्सी, कॉस्मोस वाला यूनिवर्स। हम उस यूनिवर्स को पूरा नहीं देख पाते, बस एक फाइनाइट पोर्शन देख पाते हैं, क्योंकि लाइट की अपनी एक लिमिट है जिसकी वजह से हमें चीजें दिखती है। उसके बाहर भी यूनिवर्स बहुत बड़ा हो सकता है। हम कह नहीं सकते, पर जरूर इनफाइनाइट वाला बड़ा यूनिवर्स हो सकता है। वहां बाहर यह भी हो सकता है कि वहां चीजें बिल्कुल यहीं की तरह हो, बिल्कुल यहीं की तरह गैलेक्सीज, स्टार्स, और यह भी हो सकता है कि हमारी कई सारी कॉपीज भी वहां पर हो। जैसे उनमें से कुछ प्रेसिडेंट हो सकती है, कुछ चैंपियंस हो सकती है, कोई सुपर मॉडल, से कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जस्ट बिकॉज एटम्स की अरेंजमेंट यहां से थोड़ी अलग होने की वजह से तो इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का तो कुछ है ही नहीं। क्या इससे आपको दिक्कत हो रही है? जैसे आप इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं? मुझे ऐसे लग रहा है शायद। हाँ, पर मैं ये एग्री करूंगा कि ये क्वांटम आइडिया से कम वियर्ड लग रहा है सुनने में। आई थिंक दोनों केसेस में मुझे ये लगता है कि शायद ये इसीलिए है क्योंकि ह्यूमन बायस है। ह्यूमंस में कॉग्निटिव बायस होती है। मतलब अगर हम इंसानों से कहें कि किसी भी चीज के होने के 0% या 50% या 100% चांसेस है और अगर ये भी कहें कि किसी चीज के होने के बिल्कुल ही बहुत ही कम चांसेस है, फिर भी एक इंसान कहेगा कि ओ, पर चांसेस तो है, ये हो सकता है। पर ऐसा नहीं करना होता है। आई मीन, इस बारे में सोचना और चिंता करना कि ये प्रोबेबल है, ये वर्थ इट नहीं है। इसका जवाब है कि ब्रांचिंग जब यहां हुई तो क्या वो पूरे यूनिवर्स में हुई? इसका जवाब आप पर डिपेंड करता है। यही सबसे एनोइंग पार्ट है। मैं एक डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूं जिसके अकॉर्डिंग ब्रांचिंग पूरे यूनिवर्स में एक साथ होगी। मैं उस डिस्क्रिप्शन का यूज कर ये कह सकता हूं कि सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ होगा। मैं एक अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता हूं जिसमें ब्रांचिंग लाइट की स्पीड से होती है, और मैं अलग प्रेडिक्शन बनाने की कोशिश करता हूं, पर मुझे मिलेगा अरे ये तो सेम प्रेडिक्शन ही है। यहां कोई फर्क नहीं मिलेगा उन दोनों डिस्क्रिप्शन से मिले प्रेडिक्शंस में। इसका मतलब है कि गॉड ब्रांचेस को नहीं जानते। यूनिवर्स का एक वेव फंक्शन है, ये सच बात है। ओके। और यूनिवर्स की वेव फंक्शन को अलग अलग पीसेस में तोड़ना, जिसे आप और मैं ब्रांचेस कह रहे हैं, हम इंसानों के लिए काफी कन्वीनियंट है, ठीक है? पर बस ये इतना ही है कि यूनिवर्स के फैब्रिक ऑफ रियलिटी में नहीं जुड़ा हुआ है। ये उस तरह से है जैसे इस रूम में उपस्थित एयर को देखें बिना इसमें उपस्थित पार्टिकल्स की पोजीशन और फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचते हुए। मैं आपको यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर जैसी चीजें बता दूं, ठीक है? यही हम इंसानों के लिए कन्वीनियंट है। ये पूरी सच्चाई तो नहीं है, पर ये हमारे लिए कन्वीनियंट तो है। तो यदि ब्रांचिंग को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ब्रांचिंग के होल आइडिया को अच्छे से समझना होगा। बस यही है।